हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 256 के बारे में। ठीक है, तो इससे 256 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहेगी एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आपके सीआरपीसी की सेक्शन 256 ये क्या बात करती है कि अगर कोई परिवादी है, ठीक है, अब परिवाद को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो आपका जो सेक्शन 2D है सीआरपीसी का, उसके अंदर परिवाद को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दाखिल किया जाता है तो वहाँ वो कहाँ पे बताया गया है, आपका चैप्टर आपका 15। ठीक है, और सेक्शन 200 ठीक है, यानी दो सेक्शन 200 से 203 तक में ये पूरा चैप्टर बात करता है परिवाद के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका आदेश क्या वगैरह जारी करना 204। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट केस लॉ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यदि कोई परिवादी है वो वाद दाखिल करता है, और वाद दाखिल करने के बाद वो जिस दिन सुनवाई के लिए तारीख नियत होती है उस दिन उपस्थित नहीं होता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर उसमें क्या इफेक्ट होगा ये बताया गया आपका सेक्शन 256 में। तो सेक्शन 256 यहाँ पे बात करें, अगर कोई परिवादी बिना उचित कारण के सुनवाई के समय उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, जिस दिन सुनवाई के लिए तारीख नियत की गई थी कोर्ट के द्वारा, उस दिन परिवादी, यानी परिवादी कौन होता है, जिसने परिवाद दाखिल किया है, तो उसमें क्या होता है, उचित कारण के बिना सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट अपने स्व विवेक अनुसार, यानी स्वयं स्वयं ऑटो क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है, और आरोपी को जिसके अगेंस्ट में वो केस परिवाद दाखिल किया गया है तो उसको क्या कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है। और यहाँ पे अगर परिवादी उपस्थित ना होने का कारण स्पष्ट कर देता है, यह जो परिवादी होता है वो बाद में क्या करता है, तो किस कारण से उपस्थित नहीं हुआ था वो क्या करता है, एक उसका एक रीजन स्पष्ट कर देता है कोर्ट के समक्ष, या फिर वकील को सुनवाई के लिए भेजता है। तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, या तो सुनवाई कर सकता है, या फिर एक अगली तारीख नेक्स्ट डेट दे सकता है सुनवाई, तो और तब तक के लिए क्या कर सकता है, सुनवाई को स्थगित कर सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि परिवादी है उचित कारण के बिना क्या क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, वहाँ पे उपस्थित नहीं होता जिस तारीख को सुनवाई के लिए तारीख नियत की गई थी, तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, स्वविवेक अनुसार या तो आरोपी जो है उसको क्या कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, या फिर यदि क्या करता है, ये कारण स्पष्ट कर देता है क्यों उपस्थित नहीं हुआ था, या फिर वकील को सुनवाई के लिए भेज देता है, तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, या तो सुनवाई करेगा या फिर अगली तारीख दे देगा, और तब तक के लिए, कब तक के लिए, जब तक अगली तारीख नहीं आ जाती उस तारीख तक सुनवाई को स्थगित कर सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे परिवादी यानी शिकायतकर्ता की मृत्यु होने की दशा में कार्रवाई कैसे होगी ये बताया गया आपका इसमें। तो सबसे पहला केस है हमारा मुनीरुद्दीन अकंड बनाम कासमुद्दीन मुंशी। इसमें क्या हुआ था कि उक्त विवाद में एक अब यह हेल्ड हुआ था कि यदि परिवादी का भाई, यानी कि जिसने परिवाद दाखिल किया है उसका भाई क्या होता है, जिसका हित मामले में उतना ही है जितना कि परिवादी का था, यानी कि जितना इंटरेस्ट परिवादी का था उतना ही इंटरेस्ट उसके भाई का भी है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि जब परिवादी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर उसके भाई के द्वारा उसको चालू रखा जा सकता है। ये बताया गया था मुनीरुद्दीन अकंड बनाम कासमुद्दीन मुंशी। ये आपको मेंस में भी काम आ जाएगा ये केस लो लिखने के लिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। हमारा नेक्स्ट केस है चांद देवी डागा बनाम मंजू के हुमतानी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह हेल्ड किया गया था, अभी निर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय के समस्त पिटीशन लंबित रहने के दौरान परिवादी की मृत्यु होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी अभियोजन चालू रख सकते हैं। यानी कि जो जिसने परिवाद दाखिल किया था, ठीक है, या फिर जिसने यदि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के समक्ष जो भी पिटीशन पेंडिंग है, और उस पिटीशन के पेंडिंग रहने के दौरान क्या हो जाता है, जो परिवादी था उसकी डेथ हो जाती है, तब वहाँ पे क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, अब उसके जो LR होंगे, ठीक है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, विधिक उत्तराधिकारी होंगे, उस अभियोजन को चालू रख सकते हैं। समस्त पिटीशन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, परिवाद के द्वारा परिवादी की डेथ हो जाती है तो उसके LR उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ सॉरी नेक्स्ट केस है रसीदा
कमालुद्दीन सैयद बनाम शेख साहेब लाल मर्दान। इसमें क्या हुआ था कि उक्त मामले में प्रत्यार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अंतर्गत एफआईआर की थी। अपराध विचारण के दौरान प्रत्यार्थी की मृत्यु हो गई, अर्थात जो प्रत्यार्थी था तो उसकी क्या हो गई, वो उसकी डेथ हो गई। तो मृतक के पुत्रों द्वारा अभियोजन चालू रखने की अनुमति के प्रार्थना की पत्र की स्वीकार कर दिया गया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, जो मृतक के पुत्र थे उनको अभियोजन को चालू रखने, यानी कि इसको जो चालू रखने के लिए अनुमति के प्रार्थना पत्र को वहाँ पे क्या किया गया, स्वीकार कर दिया गया। आरोपी पक्ष द्वारा इसे चुनौती दी गई। अब यहाँ पे क्या है, जो उनके एलआर रहे होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहे, उनके द्वारा क्या एप्लीकेशन लगाई होगी और उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कोर्ट के द्वारा। तो उस एक्सेप्टेंस को क्या किया गया, चुनौती देगी आरोपी पक्ष के द्वारा। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि मृतक के पुत्रों को अभियोजन चालू रखने की अनुमति वैध है एवं न्याय संगत है, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि वो जो एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है, कि केस चलता रहना चाहिए, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन लगाई थी वो क्या है, न्याय संगत है और वैध है। जो अनुमति दी गई थी, एक्सेप्टेंस दिया गया था, वो क्या है, वैलिड है। एवं एक चीज़ और बताई गई थी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अनुमति प्रदान के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 136 क्या बात करता है, अनुच्छेद 136 कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाना चाहिए, विशेष सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाज़त की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें कहा गया है कि इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।